वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा 8 जुलाई 2022 को असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एएसओ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है उसमें जो 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा इकोनॉमिक्स वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक बैंकों का कार्य नहीं है। ठीक है, जो कॉमर्शियल बैंक है उनके फंक्शंस के बारे में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनका काम क्या होता है, लोगों की जमाओं को स्वीकार करना। तो पहला जो कार्य है वो व्यापारिक बैंकों का कार्य है। फिर उसके बाद में जो जमाएं प्राप्त होती हैं वो क्या करते हैं, लोगों को उधार देने का काम करते हैं, ऋण देने का काम करते हैं। और उन ऋणों के माध्यम से वो क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, साख का निर्माण भी करते हैं, ये कार्य भी होता है। साथ ही साथ वो क्या करते हैं, जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, उनको खरीदने और बेचने का काम, क्रय विक्रय का जो काम है वो भी किया जाता है। तो ये तीनों जो काम है वो व्यापारिक बैंकों के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन साख नियंत्रण का जो कार्य है, क्रेडिट कंट्रोल का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल बैंक, जो केंद्रीय बैंक होता है देश का, भारत में जैसे रिजर्व बैंक है, वो एक तरह से क्या करता है, साख नियंत्रण का कार्य करता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, व्यापारिक बैंकों का कार्य कौन सा नहीं है, साख नियंत्रण करना, क्रेडिट कंट्रोल करने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है, सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। अगला देखिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कारक मुद्रास्फीति नियंत्रण का राजकोषीय उपाय है। ठीक है, जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए दो मेथड यूज की जाती हैं, एक तो फिस्कल मेजर होता है और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी होती है। ठीक है, तो जो बैंक रेट है वो किस में आता है, आपका मॉनेटरी पॉलिसी में आएगा। जो मौद्रिक नीति होती है, सीआरआर जो होता है, नकद कोष अनुपात, ये भी एक तरह से किस में आएगा, मॉनेटरी पॉलिसी में आएगा। बचतों को प्रोत्साहित करना, यहाँ पे राजकोषीय उपाय पूछा गया है। ठीक है, इसमें क्या आएगा, सरकार जो करों के माध्यम से है या जो सार्वजनिक व्यय के माध्यम से है उसको नियंत्रित करके एक तरह से क्या करती हैं, मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाती हैं। तो यहाँ पे जो फिस्कल मेजर हैं, राजकोषीय उपाय हैं, उसमें हम शामिल करेंगे सरकारी व्यय को घटा के, गवर्नमेंट अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस करके क्या कर सकती हैं, मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर सकती है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र जाना जाता है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का जो अल्पकालीन पूर्ति वक्र है, मतलब अल्पकाल में कोई भी पूर्ण प्रतियोगी फर्म है वो वस्तु की जो पूर्ति है वो कब करेगी, जब उसे औसत परिवर्तनशील लागतों की पूर्ति हो जाए। तो जो औसत परिवर्तनशील लागत वक्र होता है AVC, और ये हमारा सीमांत लागत वक्र है। तो औसत परिवर्तनशील लागत वक्र से सीमांत लागत वक्र का जो ये ऊपरी बढ़ता हुआ भाग है, ये वाला जो भाग है उसको एक तरह से हम क्या कहते हैं, पूर्ति वक्र कहते हैं, सप्लाई कर्व कहते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, औसत परिवर्तनशील लागत से ऊपर वाला जो भाग है सीमांत लागत का, मार्जिनल कॉस्ट का बढ़ता हुआ भाग। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए, हिंदी का जो ट्रांसलेट किया गया है यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है। देखिए इंग्लिश में आपका यहाँ पे लिखा हुआ है द राइजिंग पोर्शन ऑफ इट्स शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व ओवर एंड अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, औसत परिवर्तनशील लागत के ऊपर वाला भाग, सीमांत लागत का बढ़ता हुआ भाग। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केवल अल्पकालीन औसत लागत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंग्लिश में जो इसका मीनिंग है यहाँ पे क्या होना चाहिए था, औसत परिवर्तनशील लागत होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन जो
इंग्लिश में आपका होता है उसी को सही माना जाएगा। आपके फर्स्ट पेज पे जो इंस्ट्रक्शन लिखे हैं उसमें लिखा हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला है, एकाधिकारी उस उत्पादन स्तर पर संतुलन में होगा जहां पर मांग की कीमत लोच। ठीक है, ये एकाधिकारी का एमआर वक्र होता है और ये एआर वक्र होता है, और बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वो क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है। मांग की कीमत लोच क्या होती है, 1 के बराबर होती है। और इसके ऊपर वाला जो भाग है यहाँ पे मांग की लोच क्या होती है, इकाई से अधिक होती है। एकाधिकारी का उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम लाभ प्राप्त करना, और ऐसी स्थिति में वस्तु की जो कीमत है वो क्या रखेगा, ऊंची रखेगा। इसलिए जो संतुलित कीमत होगी वो कहाँ पे होगी, इस E इज ग्रेटर देन 1, जो इकाई लोचदार मांग वक्र वाला भाग है यहीं पे होगी। ठीक है, सीमांत लागत और सीमांत आगम के आधार पर हम संतुलन का निर्धारण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो ये वाला जो भाग है इकाई से अधिक लोचदार वाला, E इज ग्रेटर देन 1 वाला जो भाग है, यहाँ पे एक तरह से एकाधिकारी का संतुलन होगा। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट देखिए, भारतीय रेलवे वार्षिक पुस्तक 2019-20 के अनुसार मार्च 2020 के अंत तक भारतीय रेल मार्ग की कुल लंबाई में राजस्थान का हिस्सा। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो राजस्थान में रेलों की जो कुल लंबाई है वो आपकी है 5,998 किलोमीटर, और भारत में अगर हम देखें तो ये आपका है 67,956। ठीक है, और परसेंटेज अगर हम देखें तो ये परसेंटेज आपका हो जाएगा लगभग 8.8 के आसपास। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से मांग के नियम का अपवाद नहीं है। ठीक है, देखिए मांग का जो नियम है वो क्या बताता है कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग कम हो जाएगी, और जब वस्तु की कीमत कम होती है तो वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कीमत और मांग के बीच में विपरीत संबंध को दर्शाता है। और अपवाद हम किसे कहते हैं, जब कीमत और मांग के बीच में ये विपरीत संबंध नहीं पाया जाता है उसका हम क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या पूछा हुआ है, मांग के नियम का अपवाद नहीं है। तो वेबलन वस्तुएं, बैंडवैगन वस्तुएं और गिफिन वस्तुएं, यहाँ पे मांग का नियम क्रियाशील नहीं होता है, मतलब कीमत और मांग के बीच में विपरीत संबंध नहीं पाया जाता है। तो अपवाद नहीं है। कौन सा अपवाद नहीं है, आपका ऑप्शन फोर्थ। सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में अगर हम देखें तो वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग क्या होगी, कम हो जाएगी, इसलिए इसको हम अपवाद नहीं कहेंगे। ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में प्रचलित भू जोतों का औसत आकार कितना है। तो देखिए 2015-16 की जो कृषि गणना है उसमें प्रचलित भू जोतों का जो औसत आकार है पिछली गणना की तुलना में एक तरह से क्या हुआ, घट गया है। ठीक है, कितना हो गया है, 2.73। ठीक है, इससे पहले कितना था, 3 पॉइंट समथिंग था, 3.03 ऐसा कुछ था लगभग। तो 2015-16 की जो गणना उसमें कम होकर कितना हो गया है, 2.73 हेक्टेयर। अगला देखिए, वर्ष 2021-22 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2011-12 की स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें अग्रिम जो अनुमान लगाए गए हैं स्थिर कीमतों पे पूछा हुआ है, तो स्थिर कीमतों पर कितनी है, 81,231। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। लेकिन अगर यहाँ पे प्रचलित मूल्यों पे पूछा जाता, चालू वर्ष की कीमतों पे अगर पूछा जाता तो 1,35,218 होती। 2021-22 का आंकड़ा पूछा हुआ है, और अगर 2020-21 का पूछा जाता तो 2020-21 में एक तरह से कितनी थी, ये 74,000 थी। ठीक है, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो 2020-21 का है। 2021-22 का अग्रिम अनुपात पूछा हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सेकंड ही होगा।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एकाधिकारी कीमत पूर्ण प्रतियोगिता कीमत से अधिक होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि एकाधिकारी केवल एक ही उत्पादक होता है बाजार में और ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, उपभोक्ताओं से अधिक कीमत वसूलता है पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में। पहला कथन हमारा यहाँ पे सही है। दूसरा है, पूर्ण प्रतियोगी उत्पादन एकाधिकारी उत्पादन से अधिक होता है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि एकाधिकारी क्या करता है, वस्तु की कीमत अधिक रखता है, इसलिए उसकी बिक्री मात्रा क्या होती है, थोड़ी कम होती है। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे सही है। तीसरा है, पूर्ण प्रतियोगिता में अधिकतम आर्थिक कुशलता प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें कम कीमती है, उपभोक्ताओं को कम कीमत पर वस्तु मिल जाती है और उत्पादन की मात्रा भी क्या होती है, अधिक होती है। जिसको हम क्या कहते हैं, अधिकतम आर्थिक कुशलता कहते हैं। चौथा ऑप्शन आपका जो है वो कथन सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का नहीं होता है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में अगर हम मांग वक्र देखें तो वो एक्स अक्ष के समानांतर होता है, इस तरीके से। ठीक है, एक्स अक्ष के समानांतर, या इसको हम क्या कह सकते हैं, पूर्णतया लोचदार कह सकते हैं। जैसे एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा है, एकाधिकार बाजार है, इनमें ऋणात्मक ढाल का होता है। तो आपका यहाँ पे कौन सा कथन गलत है, यहाँ पूछा हुआ है सही नहीं है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का नहीं होता है। कैसा होता है, इस तरीके का, जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्णतया लोचदार कहते हैं, एक्स अक्ष के समानांतर कह सकते हैं, क्षैतिज हम कह सकते हैं इसको। अगला देखिए, वर्ष 2021-22 की अवधि में राजस्थान राज्य को प्राप्त होने वाली कुल राजस्व प्राप्तियों में निम्न में से कौन सी मद का योगदान सर्वाधिक था? तो देखिए, राजस्व प्राप्तियां जो है सरकार की, उसको हम अगर दो भागों में बांटें तो सरकार जो राज्य का जो स्वयं का योगदान है, ठीक है, वो लगभग आपका 58% के आसपास है राज्य का, और 42% जो है उसको केंद्र से मिलता है। और इस 58% में अगर हम देखें, स्वयं कर का जो राजस्व है वो लगभग कितना है, 23% के आसपास है। तो ये, और केंद्रीय करों में जो राज्यों का हिस्सा है वो कितना है, 19-20% के आसपास ही है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, स्वयं का जो टैक्स रेवेन्यू है, कर राजस्व है, उसका सबसे ज्यादा योगदान रहेगा। अगला देखिए, ये भी आर्थिक समीक्षा का है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राजस्थान में खाद्यान्नों के कुल उत्पादन का प्रारंभिक पूर्वानुमान। तो देखिए, कृषि उत्पादन जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें एक तरह से कमी का अनुमान है। जो 2020-21 की अगर हम बात करें तो उसमें जो अनुमान था वो 269 लाख टन था। ठीक है, लेकिन 2021-22 के जो अनुमान है, ठीक है, वो कितना, एक तरह से 225.20 लाख टन का अनुमान है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन तीसरा होना चाहिए। फिर देखिए, नेक्स्ट हमारा है, राष्ट्रीय आय में वैयक्तिक आय की गणना करते समय निम्न में से किसे जोड़ा जाता है? तो सबसे पहले अगर हम राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय आय में एक तरह से क्या होता है, जो उत्पादक क्रियाएं होती हैं, जिनके बदले में अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, उनके मूल्यों को जोड़ के हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो राष्ट्रीय आय में एक तरह से हम क्या करते हैं, जो फैक्टर कॉस्ट हैं, या जो साधनों को भुगतान किया जाता है उसके मूल्यों को हम शामिल करते हैं, जिसके बदले में अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं, नए उत्पादन कार्य होते हैं, नई वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, उसको हम शामिल करते हैं। लेकिन जब हम वैयक्तिक आय की बात करते हैं तो वैयक्तिक आय में हम लोगों को समस्त स्रोतों से मिलने वाली आय को शामिल करते हैं, चाहे वो फैक्टर कॉस्ट उत्पादन क्रियाओं के बदले में वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करने के बदले प्राप्त हुई है, या अन्य किसी प्रकार से मतलब जैसे कि पेंशन मिल गई, जैसे वृद्धावस्था पेंशन,
या लोग बेरोजगार है तो बेरोजगारी भत्ता मिल गया, इनको हम एक तरह से क्या कहते हैं, हस्तांतरण भुगतान कहते हैं। बिना कार्य के पैसा, बिना उत्पादन क्रियाओं में योगदान के बदले में जो पैसा मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, हस्तांतरण भुगतान। तो हस्तांतरण भुगतान को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, लेकिन जो वैयक्तिक आय होती है उसमें सम्मिलित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। और बाकी निगम कर, निगम के अवितरित लाभ हैं, ठीक है, ये सारे एक तरह से क्या होते हैं, राष्ट्रीय आय में पहले से शामिल होते हैं। तो व्यक्तिगत आय निकालने के लिए क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण भुगतानों को जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न हमारा आर्थिक समीक्षा से संबंधित है। राजस्थान में दिसंबर 2021 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता क्या थी। दिसंबर 2021 तक का जो आंकड़ा है आर्थिक समीक्षा में दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका हो जाएगा 23,321 मेगावाट। करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा। अगला देखिए, ये भी आर्थिक समीक्षा का है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2021 तक राजस्थान में स्थापित बायोमास ऊर्जा संयंत्रों की संख्या, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो अक्षय ऊर्जा स्रोत की अगर हम बात करें, जिसमें सरसों की तूड़ी और जो जूली फ्लोरा हैं उनसे एक तरह से ऊर्जा का, बायोमास ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो ये भारत में स्थापित किए गए थे, राजस्थान में लगभग 13 स्थापित किए गए थे, ठीक है, दिसंबर 2021 तक, जिनकी क्षमता कितनी थी, 120.4 लाख मेगावाट क्षमता थी इनकी। लेकिन 2012 से 2 संयंत्र एक तरह से बंद हैं। तो अगर 2 को हम घटा दे तो कितने हो जाएंगे, 11। लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है कि कितने स्थापित किए गए हैं, तो यहाँ पे आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए। 13 जो है वो स्थापित किए गए हैं और वर्तमान समय में इनमें से 2 बंद हो गए हैं, तो 11 हैं, और 6 जो हैं वो नए स्थापित किए जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से मुद्रा का कौन सा कार्य गौण या सहायक कार्य नहीं है। देखिए, मुद्रा के कार्यों को हम क्या कर सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है प्राथमिक कार्य, ठीक है। प्राथमिक कार्यों में क्या आता है, मुद्रा के मुख्य कार्य क्या होता है, मूल्य का मापन करना एक तरह से। तो मूल्य का मापन करना जो ये कार्य है, ये मुद्रा का प्राथमिक कार्य के अंतर्गत आएगा। मूल्य मापन जो है, किसी वस्तु की कीमत कितनी होगी जैसे, तो ये एक तरह से क्या है, प्राथमिक कार्य है। बाकी स्थगित भुगतानों का मान हो गया, मूल्य का संचय करना, मूल्य का हस्तांतरण करना, ये सब एक तरह से सहायक कार्य कहलाते हैं, इसके गौण कार्य कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो मूल्य का मापन है वो प्राथमिक कार्य है, इसका गौण कार्य नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ। अगला देखिए, कुल जमाओं का वह अनुपात जिसे व्यापारिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ता है। देखिए, लोग व्यापारिक बैंकों के पास में जो भी पैसा जमा कराते हैं उसका कुछ भाग बैंक क्या करते हैं, रिजर्व बैंक के पास जमा कराते हैं, सेंट्रल बैंक के पास में, और कुछ भाग अपने पास में रखते हैं। तो व्यापारिक बैंक स्वयं के पास में जो अनुपात रखते हैं उसको क्या कहा जाता है, वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। और जो भाग रिजर्व बैंक के पास में रखा जाता है उसको क्या कहते हैं हम, CRR, नकद कोष अनुपात कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। अगला देखिए, राष्ट्रीय कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। देखिए, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना जो है वो 2012-13 के आसपास जो है प्रारंभ की गई थी, जिसमें वर्ल्ड बैंक, जो विश्व बैंक है, वो भी एक तरह से सहायता करता है। और इस योजना के अंतर्गत जो जल संसाधन है उनका प्रयोग करके एक तरह से कृषि उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। मतलब उद्देश्य है, कहने का मतलब ये कृषि आय बढ़ाना, ये भी उद्देश्य रहेगा। जलवायु के अनुकूल जो कृषि है उसको बढ़ाना, ये भी रहेगा। बैंक ऋण के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता देना, ये उद्देश्य इसका नहीं है। तो 87 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। अगला देखिए,
राजस्थान में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना जो है, ठीक है, इसमें जो किसान हैं उनके द्वारा जो भी उत्पादन किया जाता है उनकी उपज का एक तरह से उचित मूल्य मिल सके, ठीक है। इसके कृषि विपणन के लिए जो उनका मूल्य है वो उचित मूल्य दिलाने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया था। तो कृषि विपणन के लिए वित्तीय सहायता देना, ये आंसर आपका इसमें करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन हमारा तीसरा। अगला देखिए, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का स्थान। देखिए, आर्थिक समीक्षा में बताया गया कि राजस्थान का जो योगदान है वो कितना है, 20% है, ठीक है। कच्चे तेल का जो उत्पादन है भारत का 20% कहाँ पे होता है, राजस्थान में होता है। और सबसे ज्यादा जो होता है वो है स्थान आपका है बॉम्बे हाई का, ठीक है, जहां पे लगभग 40% उत्पादन होता है। तो राजस्थान का एक तरह से सेकंड स्थान है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगला देखिए, यदि एक वस्तु का पूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक है, ठीक है, पूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक है मतलब इस तरीके से आपका पूर्ति वक्र है, अन्य बातें समान रहते हुए उस वस्तु की कीमत में वृद्धि परिणाम स्वरूप होने वाला परिवर्तन, जैसे वस्तु की कीमत माना कि P है और उसमें पूर्ति कितनी है, O से लेकर Q तक है। अब देखिए, वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाए तो कीमत बढ़ने से क्या होगा, वस्तु की जो पूर्ति है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी, Q से Q1। तो Q से Q1 ये पूर्ति बढ़ी है, कीमत बढ़ने के कारण इसको क्या कहा जाता है, पूर्ति की गई मात्रा में वृद्धि। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। अगर कीमत परिवर्तन के कारण होता है और कीमत के स्थिर रहने पर अगर पूर्ति बढ़ जाएगी, इसको हम क्या कहेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई कहेंगे, पूर्ति में वृद्धि कहेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सेकंड।